स्वागत है आपका स्कूल राज थ्योरी में। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं कक्षा 9 की इतिहास का पहले अध्याय का पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 में पढ़ा था। अब पार्ट 2 में हम आगे का अध्याय देखेंगे और साथ में प्रश्नोत्तर भी करेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई? देखते हैं। चित्र 12 में हम देख सकते हैं वर्साई की ओर कूच करती पेरिस की औरतें। यह चित्र 5 अक्टूबर 1789 की घटनाओं के कई चित्रों में से एक है। उस दिन महिलाएं पेरिस में वर्साई जाकर राजा को अपने साथ लेकर लौटी थी। महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में इतने अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थी। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी भागीदारी क्रांतिकारी सरकार को उनका जीवन सुधारने हेतु ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। तीसरे स्टेट की अधिकांश महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी। वह सिलाई बुनाई, कपड़ों की धुलाई करती थी और बाजारों में फूल सब्जियां बेचती थी अथवा संपन्न घरों में घरेलू काम करती थी। बहुत सारी महिलाएं वेश्यावृत्ति करती थी और अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके नहीं थे। केवल कुलीन वर्गों की लड़कियां अथवा तीसरे स्टेट के धनी परिवारों की लड़कियां ही कॉन्वेंट में पढ़ जाती थी। इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ता था, जैसे खाना पकाना, पानी लाना, लाइन लगाकर पाव रोटी लाना और बच्चों की देखरेख आदि करना। उनकी मजदूरी पुरुषों की तुलना में कम थी। महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत करने की और उन पर चर्चा करने के लिए खुद के राजनीतिक क्लब शुरू किए और अखबार निकाले। फ्रांस के विभिन्न नगरों में महिलाओं के लगभग 60 क्लब अस्तित्व में आए। उनमें से द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन सबसे मशहूर क्लब था। उनकी एक प्रमुख मांग रही थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। महिलाएं इस बात से निराश हुई कि 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था। महिलाओं ने मताधिकार और असेंबली के लिए चुने जाने तथा राजनीतिक पदों की मांग रखी थी। उनका मानना था तभी नई सरकार में उनके हितों की प्रतिनिधित्व हो पाएगा। प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले कुछ कानून लागू किए। सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा का अनिवार्य कर दिया गया। अब पिता उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे और शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया। नागरिक कानूनों के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा और तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया। मर्द औरतें दोनों ही इसकी अर्जी देने का अधिकार दिया गया। अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थीं, कलाकार बन सकती थी और छोटे मोटे व्यवसाय भी चला सकती थी। फिर भी राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष जारी रहा और आतंक राज के दौरान सरकार ने महिलाओं को क्लब बंद करने और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लगा दिया। कई जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उनमें से कुछ को फांसी पर चढ़ा दिया गया। मत अधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन अगली सदी में अनेक देशों में चलता रहा। मत अधिकार का संघर्ष 19वीं सदी के अंत में एवं 20वीं सदी के प्रारंभ तक अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के जरिए जारी रहा। क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान फ्रांसीसी महिलाओं की राजनीतिक सरगर्मियों को एक प्रेरक स्मृति के रूप में जिंदा रखा गया। अंततः सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार हासिल हो गया। स्रोत क्रांतिकारी महिला ओलंप दे गूज, जो 1748 से लेकर 1793 का जीवन था, इनका जीवन काल था। ओलंप दे गूज क्रांतिकालीन फ्रांस की राजनीतिक रूप से सक्रिय महिलाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी। उन्होंने संविधान तथा पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध किया क्योंकि उसमें महिलाओं को मानव मात्र के मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा गया। इसलिए उन्होंने 1791 में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया, जिसे महारानी और नेशनल असेंबली के सदस्यों के पास यह मांग करते हुए भेजा गया कि इस पर कार्रवाई की जाए। सन 1793 में ओलंप दे गूज ने महिलाओं क्लब में जबरदस्ती बंद कर दिया गया और जैकोबिन सरकार की आलोचना की। उन पर नेशनल कन्वेंशन द्वारा देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उसके तुरंत बाद फांसी पर लटका दिया गया।
स्रोत 6। ऑल्पेम दे गूज ने घोषणा पत्र में उल्लिखित कुछ मूलभूत अधिकार जो हम देखते हैं। औरत जनना स्वतंत्र है और अधिकारों में पुरुष के समान है। सभी राजनीतिक संगठनों का लक्ष्य पुरुष एवं महिलाओं के नैसर्गिक अधिकारों को संरक्षित करना है और यह अधिकार स्वतंत्रता, संपत्ति सुरक्षा और सबसे बढ़कर शोषण के प्रतिरोध का अधिकार। समग्र संप्रभुता का स्रोत राष्ट्र के निहित है जो पुरुष एवं महिलाओं के संघ के सिवाय कुछ नहीं है। कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। सभी महिला एवं पुरुष नागरिकों का या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधित्व के माध्यम से विधि निर्माण में दखल होना चाहिए। यह सभी के लिए समान होना चाहिए और सभी महिला एवं पुरुष नागरिक अपनी योग्यता एवं प्रतिभा के बल पर समान रूप से बिना किसी भेदभाव के हर तरह के समान एवं सार्वजनिक पद का अधिकार होना चाहिए। कोई भी महिला अपवाद नहीं है। वह विधि सम्मत प्रक्रिया द्वारा अपराधी ठहराई जा सकती है और गिरफ्तार और नज़रबंद की जा सकती है। पुरुषों की तरह महिलाएं भी इस कठोर कानून का पालन करें। चित्र 13 में बेकरी की दुकान कतार लगाए महिलाएं दिख रही हैं। स्रोत जा देखते हैं। सन 1793 में जैकोबिन राजनीतिक स्वामित्व ने आधारों पर महिला क्लबों को बंद करने का निर्णय को उचित ठहराया। क्या प्रकृति ने घरेलू कार्य पुरुषों को सौंपा है? क्या प्रकृति ने बच्चों को दूध पिलाने के लिए हमें स्तन दिए हैं? नहीं। प्रकृति ने पुरुषों से कहा है पुरुष बनो, शिकार, कृषि, राजनीतिक कर्तव्य यह तुम्हारा साम्राज्य है। प्रकृति ने महिलाओं से कहा है स्त्री बनो, गृहस्थी के काम करो, मातृत्व में सुखद दायित्व यह तुम्हारे कार्य हैं। पुरुष बनने की इच्छा रखने वाली महिलाएं निर्लज हैं। क्या जिम्मेदारियों को उचित बंटवारा हो नहीं चुका है? दास प्रथा का उन्मूलन, मतलब कि दास प्रथा को खत्म करना। फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन सरकार के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। कैरेबियाई उपनिवेश जो मार्टिनिक, गॉडेलॉप और सेंट डोमिंगो तंबाकू, नील, चीनी और कॉफ़ी जैसी वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता थे। अपरिचित एवं दूर देश जाने और काम करने की प्रति यूरोपियों की अनिच्छा का मतलब था बागानों में श्रम की कमी। इस कमी को यूरोप, अफ्रीका एवं अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया गया। दास व्यापार 17वीं सदी में शुरू हुआ। फ्रांसीसी सौदागर बॉर्दे और नान्ते बंदरगाह से अफ्रीकी तट पर जहाज ले जाते जहां वे स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। दासों को दाग कर एवं हथकड़ियों डालकर अटलांटिक महासागर के पार कैरेबियाई देशों तक 3 माह की लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाज़ों में ठूस दिया जाता था। वहां उन्हें बागान मालिकों को बेच दिया जाता था। दास श्रम के बल पर यूरोपीय बाजारों में चीनी, कॉफ़ी, नील की बढ़ती मांग को पूरा करना संभव हुआ। बॉर्दे एवं नान्ते जैसे बंदरगाह फलते फूलते रहे और दास व्यापार के कारण वे समृद्ध नगर बन गए। 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की ज़्यादा निंदा नहीं हुई। नेशनल असेंबली में लंबी बहस हुई कि व्यक्ति के मूलभूत अधिकार उपनिवेशों में रहने वाली प्रजा सहित समस्त फ्रांसीसी प्रजा के प्रदान किए जाए या नहीं। परंतु दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के भय से नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं किया गया। लेकिन अंततः 1794 में कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों के सभी दासों को मुक्ति का कानून पारित कर दिया, पर यह कानून एक छोटी सी अवधि तक लागू रहा। 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः शुरू कर दी और बागान मालिकों को अपने आर्थिक हित साधने के लिए अफ्रीकी निग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया गया। निग्रो क्या होते हैं? अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले स्थानीय लोग। ये अपमानजनक शब्द है जिसका अब प्राय इस्तेमाल नहीं किया जाता। क्रांति और रोजाना की जिंदगी। क्या राजनीतिक लोगों को पहनावा, उनकी बोलचाल अथवा उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों को बदल सकती है? सन 1789
से बाद के वर्षों में फ्रांस के पुरुष, महिलाओं एवं बच्चों के जीवन में ऐसे अनेक परिवर्तन आए। क्रांतिकारी सरकारों ने कानून बना कर स्वतंत्रता एवं समानता के आदर्शों को रोजाना की जिंदगी में उतारने का प्रयास किया। बास्तिल के विध्वंस के बाद 1789 की गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया वह था सेंसरशिप की समाप्ति। प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत तमाम लिखित सामग्री और सांस्कृतिक गतिविधियां जैसे किताब, अखबार, नाटक को राजा के सेंसर अधिकारियों द्वारा पास किए जाने के बाद ही प्रकाशित या मंचित किया जा सकता था। परंतु अब अधिकारों के घोषणा पत्र ने भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया। परिणाम स्वरूप फ्रांस के शहरों में अखबार, पर्चों और पुस्तकों में एवं छपी हुई तस्वीरों की बाढ़ आ गई, जहां से वे तेजी से गांव देहात तक जा पहुंचे। उनमें फ्रांस में घट रही घटनाओं एवं परिवर्तनों का ब्यौरा और उन पर टिप्पणियां होती थी। प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब यह था कि किसी भी घटना पर परस्पर विरोध विचार भी व्यक्त किए जा सकते थे। प्रिंट के माध्यम का उपयोग करके एक पक्ष से दूसरे पक्ष को अपना दृष्टिकोण से सहमत कराने की कोशिश की। नाटक, संगीत और उत्सवी जुलूसों में असंख्य लोग जाने लगे। स्वतंत्रता और न्याय के बारे में राजनीतिज्ञों और दार्शनिकों के पांडित्यपूर्ण लेखन को समझने और उससे जुड़ने का ये लोकप्रिय तरीका था, क्योंकि किताबों को पढ़ना तो मुट्ठी भर शिक्षित के लिए ही संभव था। चित्र 15 में हम देशभक्ति, कसरती दाब मशीन, इसका इस्तेमाल मोटापा घटाने के लिए किया जाता था, जो देख रहे हैं। अज्ञात चित्र द्वारा बनाया गया 1790 का ये चित्र है। न्याय के विचार को व्यवहार में बदलना चाहता है। चित्र नंबर 16 मरा जनता को संबोधित करते हुए लुई लियोपोल्ड बॉयली रचित चित्र है। इस अध्याय से मरा के बारे में आपको क्या याद है और इसकी इर्द गिर्द मौजूद दृश्य का वर्णन कीजिए और इसकी लोकप्रियता के बारे में समझाइए। यह आप खुद करेंगे। सारांश: 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। उसने पड़ोस के यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू की और पूरे राजवंश को हटाकर उसने नए साम्राज्य बनाए। उनकी बागडोर अपने खानदान के लोगों के हाथ में दे दी। नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए और दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तोल की एक सामान प्रणाली चलाई। शुरू में बहुत सारे लोगों को नेपोलियन मुक्तिदाता लगता था। उससे जनता को स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद थी, पर जल्द ही उसकी सेनाओं को लोग हमलावर मानने लगे। आखिरकार 1815 में वाटरलू में उसकी हार हुई और यूरोप के बाकी हिस्सों में मुक्ति और आधुनिक कानून को फैलाने और उसके क्रांतिकारी उपायों का असर उसकी मृत्यु के काफ़ी समय बाद सामने आया। आल्प्स पार करता नेपोलियन, डेविड द्वारा बनाया गया चित्र है। चित्र नंबर 17 स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों का विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत है। यह विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में फैला और इसके कारण वहाँ संपत्ति व्यवस्था का नाश हुआ। उपनिवेशिक समाजों में संप्रभु राष्ट्रीय राज्य की स्थापना के अपने आंदोलन में दासता से मुक्ति का विचार को नई परिभाषा दी। टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन रॉय क्रांतिकारी फ्रांस में उपजे विचारों से प्रेरणा लाने वाले ठोस उदाहरण थे। हम प्रश्नोत्तर देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? 1774 में लुई 16 ने राजगद्दी संभाली। उस दौरान फ्रांस 3 स्टेट में बटा हुआ था। तीसरे स्टेट के लोग ने निम्नलिखित कारणों से तंग आकर 1789 में फ्रांसीसी क्रांति कर दी। अत्यधिक कर। उस समय फ्रांस में तृतीय स्टेट के लोगों से तरह तरह के कर लिए जाते थे, जिसके चलते उन्हें 2 जून की रोटी भी कमाना मुश्किल हो गया था। अमेरिकी युद्ध में हस्तक्षेप। फ्रांस ने ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध में अमेरिका का साथ दिया था, जिसके चलते फ्रांस की सेना की ज़रूरतें पूरी करने पर भार पड़ गया। इससे फ्रांस पर अरबों रुपए के कर्जा चढ़ गया। कम वेतन। फ्रांस
में जिस दर पर जनसंख्या बढ़ रही थी उसके मुकाबले खाद्य आपूर्ति कम थी। परिणाम स्वरूप पाव और रोटी की कीमतें बढ़ गई और बेहद कम वेतन पाने वाले लोग उन्हें खा भी नहीं पा रहे थे। महिलाओं को वेतन पुरुषों से कम था, इसलिए उन्हें अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। उभरता मध्य वर्ग। तृतीय स्टेट के जिन लोगों ने शिक्षा प्राप्त करके उन्हें यह लगने लगा था कि कुलीन व पादरियों की सामाजिक हैसियत जन्मजात थी, शिक्षित मध्य वर्ग को यह अच्छा नहीं लगा और उन्होंने ये कहना प्रारंभ कर दिया कि सामाजिक हैसियत योग्यता के आधार पर होनी चाहिए, ना कि जन्म के आधार पर। विचारकों का योगदान। उस समय के कुछ दार्शनिक जैसे जॉन लॉक, रूसो ने स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की बात की। इनके विचारों की चर्चा समूचे फ्रांस में होने लगी, जिससे क्रांति का एक वैचारिक आधार प्रदान हुआ। प्रश्न नंबर 2 है, फ्रांसीसी समाज की किन तबकों को क्रांति का फायदा मिला और कौन से समूह सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर हुए और क्रांति के नतीजों से समाज के किन समूह को निराशा हुई। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद संविधान का निर्माण हुआ तथा संवैधानिक राजतंत्र की व्यवस्था हुई। इस संविधान ने अनेक प्रकार के अधिकारों की बात की, जिसका सबसे ज़्यादा फायदा तृतीय स्टेट के उन लोगों को मिला जिसमें अमीर और गरीब दोनों शामिल थे, तथा व्यवसाय, वकील और किसान, महिला, कारीगर, मजदूर इत्यादि थे। आबादी के बड़े हिस्से को प्रधान का अधिकार मिला, जिसका लाभ यह था कि वे आम जनता, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका में अपने पसंद के प्रतिनिधि भेज सकती थी। हालांकि कुछ लोग अभी भी मतदान के अधिकार से वंचित थे, जिनमें कम कर देने वाले लोग तथा महिलाएं शामिल थी। इस नई व्यवस्था को स्थापना के बाद फ्रांस में प्राचीन राजतंत्र की व्यवस्था समाप्त हो गई, जिसके अंतर्गत कुलीन व पादरी वर्ग के लोग सत्ता छोड़ने के लिए विवश हो गए। इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं थी कि संविधान में सभी नागरिकों को समान अधिकार की बात कर रही थी, परंतु फिर भी तृतीय स्टेट के अंदर गरीब नागरिक और महिलाएं सरकार की व्यवस्था से अप्रसन्न थे, क्योंकि अत्यधिक क्रांतिकारी गतिविधियों के चलते परिस्थितियां फिर से वैसे ही हो रही थी जैसे प्राचीन राजतंत्र में थी। अत्यधिक कर के परिणाम स्वरूप लोग रोटी नहीं खा पा रहे थे, महिलाओं की दशा खराब थी, विद्यालयों में शिक्षा के लिए दाखिला नहीं मिलता था, जो महिलाएं व्यवसाय करती थी उन्हें पुरुषों की तुलना में कम वेतन मिलता था। अतः हमें कह सकते हैं कि क्रांति की समाप्ति के बाद भी जिस तरह फ्रांस की कल्पना की गई थी उसमें और सुधार की व्यवस्था थी, जो कि समय के साथ पूरी हुई। 19वीं और 20वीं सदी के दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन कौन सी विरासत छोड़ गई थी। प्रश्न नंबर 3 पढ़ा है हमने। इतिहास में 1789 की फ्रांसीसी क्रांति तक विशेष स्थान रखती थी। इस क्रांति ने संपूर्ण विश्व में एक वैचारिक पुनर्जागरण की प्रचार किया और फ्रांस की क्रांति ने यूरोप में अन्य राजशाही तंत्रों का पतन किया और आमजन में हिम्मत प्रदान की कि जिसकी परिणति यूरोप के अन्य देशों में भी गणतंत्र की स्थापना में देखने को मिलती है। फ्रांस की क्रांति ने अनेक विषयों पर उस समय ध्यान आकर्षित किया था, आज के समय भी उतनी ज्वलंत है। इस क्रांति में वर्गभेद, महिला सशक्तिकरण, स्वतंत्रता, उदारता, भाईचारा, एकता, संविधान जैसे विषयों में संपूर्ण विश्व का ध्यान आकर्षित किया। अमेरिका और भारत जैसे विश्व के बड़े लोकतंत्र के संविधानों पर भी 1789 की क्रांति का गहरा प्रभाव देखने को मिला। इस प्रकार यह कहना होगा कि फ्रांसीसी क्रांति 19वीं सदी 20वीं सदी के अनेक विरासत छोड़ गई। प्रश्न नंबर 4 है, उन जनवादी अधिकारों की सूची बनाइए जो आज हमें मिलते हैं और जिनका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति में हुआ था। स्वतंत्रता का अधिकार। मनुष्य को नैसर्गिक अधिकार है, वह किसी भी तरह का अंकुश मनुष्य के विकास को रोकता है। समानता का अधिकार। राज्य का कानून व संविधान सभी के लिए समान होगा, गरीब, अमीर, जवान, वृद्ध सभी कानून की दृष्टि में समान होंगी। धर्मनिरपेक्षता का अधिकार। सभी धर्मों के प्रति समान आदर भाव एवं खुशहाल समाज की नियंत्रण आवश्यकता है। सभी व्यक्तियों को अपने धर्म के पालन करने का अधिकार है। अभिव्यक्ति का अधिकार।
एक सभ्य समाज में सभी को बोलना, लिखना, देखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। फ्रांस ने 18वीं सदी के उत्तरार्ध में सेंसरशिप समाप्त कर दी थी, जबकि अंग्रेज भारत में अखबारों पर पाबंदी लगाए रखे थे। मतदान का अधिकार। सभी नागरिकों, विशेषकर महिलाओं के लिए मताधिकार समाज में सभी राजनीतिक भागीदारों को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 5 है, क्या आप इस तर्क से सहमत हैं कि सार्वभौमिक अधिकारों के संदेश में नाना अंतर्विरोध थे? समानता की बात करते हुए फ्रांस में सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। लगभग 30 लाख पुरुष, महिलाएं, बच्चे और 25 वर्ष से कम उम्र के पुरुष जो 3 दिन मजदूरी के बराबर कर नहीं चुका सकते थे, उन्हें निष्क्रिय नागरिक व मताधिकार से वंचित रखा गया। महिलाओं की दशा खराब थी, उन्हें समान वेतन नहीं मिलता था, पढ़ाई का अधिकार नहीं था और आर्थिक अधिकार के कुछ समय के बाद दिए गए थे, परंतु राजनीतिक अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रहा। संविधान में केवल पुरुष व नागरिक घोषणा पत्र ही थे। कुछ साल बाद ओलिव दे गूज ने नामक महिला ने महिला एवं नागरिक घोषणा पत्र बनाया, परंतु इस पर उन्हें देशद्रोही बताकर फांसी दे दी गई। जैकोबिन ने महिलाओं को पुरुषों के समान कभी नहीं माना, अतः यह समानता के अधिकार का अंतर्विरोध था। उपरोक्त सभी अंतर्विरोधियों के बावजूद उस समय का फ्रांस का संविधान काफ़ी आधुनिक माना जा सकता है, जिसने समय रहते इन सभी अंतर्विरोधियों को दूर कर दिया। प्रश्न नंबर 6 है, नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है? क्रांति के बाद अनेक प्रकार की सरकारें फ्रांस में बनी। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद मध्यम वर्ग ने सत्ता संभाली और विधान परिषद में 5 सदस्यों वाली डायरेक्टरी नामक कार्यपालिका बनाई। डायरेक्टरी का हमेशा विधान परिषद में विवाद रहता था। इसके चलते राजनीतिक अस्थिरता जन्मी और नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ। 1804 में फ्रांस का सम्राट बनने के बाद नेपोलियन ने फ्रांस साम्राज्य प्रसार की नीति अपनाई और नेपोलियन एक तानाशाह था। उसने अपने करीबी रिश्तेदार को सत्ता से जुड़े महत्वपूर्ण पद दे दिए और प्रारंभ में नेपोलियन की जीत फ्रांस में सराही जाती रही, पर कुछ समय बाद नीतियों का असर साफ दिखाई देने लगा। नेपोलियन ने युद्ध का सहारा लिया और पूरे यूरोप में प्रतिशोध पनपने लगा। नेपोलियन ने यूरोप को आधुनिक बनाने का प्रयत्न किया, पर वे उन विचारों के विपरीत हुआ जिसके लिए फ्रांसीसी क्रांति याद की जाती है। आशा करता हूँ को समझ में आया होगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम इसी प्रकार पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। आपके लिए जल्दी भूगोल का भी अध्याय लेके आएंगे कक्षा 9 के लिए। धन्यवाद।